जी। तो अब यहाँ से याद आएगा कि जो भी किसी भी आपको दो क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है, अगर एक फंक्शनल फॉर्म में जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएबल। जैसा कि मैं कहूँ, अगर आपको एग्जांपल मैं दूं कि एक टेम्परेचर है, मैं कहूँगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसकी फंक्शनल फॉर्म दे दी गई है और वो कहेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसका मतलब है आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अगर आप टेम्परेचर को y लिख देंगे और फंक्शन को एफ ऑफ टी लिख देंगे, राइट, इस तरह से, तो आप इसका फिर क्या लेंगे, उसने कहा फाइंड दी एवरेज रेट, सॉरी, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज, No battery. Quick charge. फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस तरह से वो पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने ये जो फंक्शन है जिसको आपने वाई लिख दिया, ठीक है, और ये एफ ऑफ टी है, तो इसका मतलब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई No battery. Charge. टी टी। तो यहाँ आपके पास जो है डी वाई बाई, सॉरी, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। ये फंक्शन का आपने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, वो बात की बात है। डिफरेंट फंक्शन दिए जाएंगे, उसका आप क्या ले लेंगे, रेट ऑफ चेंज मालूम किया जाएगा, करने को कहा जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ये कहने का ही। अब इसको ज़रा प्रॉपरली हम डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे ये था, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मेजर द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यही हमने बात की है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है जी, एक वन क्वांटिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर, और इसको हमने डेल्टा की फॉर्म में इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका इनपुट वेरिएबल एक्स है, उसमें आपने कोई अमाउंट चेंज आया, वो चेंज कितना आया, एच अमाउंट का चेंज आ गया, तो इसका मतलब ये है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आउटपुट में जो चेंज आया वो ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाय जो इनपुट में चेंज आया वो आ गया। इन दोनों की रेशो जो है ये आपको एवरेज चेंज बताएगी, मेजर दी एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया है, उसके लिए हम क्या मालूम करते हैं, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये है। अब जो अमाउंट ऑफ चेंज जो एज है उसमें बड़ा माइनर सा म्यूट सा चेंज, स्लाइटली सा चेंज है, यानी कि अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिटिंग बिहेवियर में इसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे उस इस शक्ल में बनेगा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपको एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहा है। ये तो मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका है बस, फार्मूला इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और किस लिए फाइंड किया जाता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और अगर अब देखें ये कोई भी मैंने कहा ना फंक्शन है, फंक्शन का अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डेरिवेटिव लेना है। अब मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जो फंक्शन है वो कॉस्ट फंक्शन दिया जाता है और उसके रेवेन्यू फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर वो वर्ड रेट ऑफ चेंज नहीं करता, वहाँ उस टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं मार्जिनल चेंज है। एक्चुअली मार्जिनल चेंज यहाँ पूछा जाएगा, वो कब पूछा जाएगा, कोई इकोनॉमिक फंक्शन दे के, कॉस्ट फंक्शन दे के या रेवेन्यू फंक्शन दे के, जब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मार्जिनल चेंज, तो इसका मतलब आपने उसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, मतलब उसका डेरिवेटिव ही लेना है, ठीक है। उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको रेट ऑफ चेंज बताती है इन व्हाट, ये आपके जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो टर्मिनोलॉजी आप वहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है एक्सेलरेशन, क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है, ये हम डिटेल इसकी बाद में पढ़ेंगे। अभी इसको ये जरा देख देख लें कि वेलोसिटी में क्या होगा। वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाएगा ना, वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, रेट ऑफ चेंज किस फंक्शन का, उसमें जो फंक्शन गिवन होता है वो पोजीशन फंक्शन या डिस्टेंस फंक्शन है, जैसे ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं जो रेट ऑफ चेंज होता है, अगर वो फंक्शन कॉस्ट फंक्शन है तो वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट वो कहेगा पूछे, अगर वो रेवेन्यू फंक्शन है वो कहेगा
मार्जिनल चेंज इन रेवेन्यू क्या है ये बताएं, ठीक है। अगर वो पोजीशन फंक्शन है या डिस्टेंस का फंक्शन है तो इसमें वो कहेगा फाइंड वेलोसिटी, तो इसका मतलब आपने उसका उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सिंपल। अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है वो कहेगा जी फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है इस, अभी मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मतलब कैसे पूछे जाएंगे, जस्ट आपके टॉपिक की फेमिलियरिटी के लिए। देखिए जैसे ये एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में आपके सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन है टी ऑफ टी ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय द फंक्शन दिस। ये पूरा एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, कि उसकी वे टी इज अ टाइम है इन आवर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब है आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उसका इनपुट वेरिएबल टी है, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है टी, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें फिर टी इज इक्वल टू 3 पुट कर देना फंक्शन में, जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव लेना कैसे है ये भी अभी नहीं पढ़ रहे हम, अभी अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी हम देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग है। A population of species species is modeled by the function this one, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसकी फंक्शनल फॉर्म है, राइट। वेयर पी टी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एट टाइम टी इन ईयर्स, ठीक है। टाइम जो है वो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, और ईयर्स में रिकॉर्ड किया गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका इनपुट वेरिएबल टी है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स के बाद जो है वो क्या रेट ऑफ चेंज होगा पॉपुलेशन में। तो ये जो आपने ऊपर डेरिवेटिव लिया होगा उस फंक्शन में आपने टी इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उस डेरिवेटिव के आंसर में टी इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, तो ये बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज गिवन बाय, अब ये इकोनॉमिक फंक्शन शुरू हो गया ना, ये कॉस्ट फंक्शन दे दिया। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था, कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। तो इस फंक्शन का आपने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट मालूम करने के लिए इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, और उस डेरिवेटिव को जो रिजल्ट आएगा उस डेरिवेटिव का उसमें एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसमें इनपुट वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, इनपुट वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है। इसी तरह ए कार डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय, तो कार का डिस्टेंस दिया हुआ है, कार का डिस्टेंस दिया हुआ है, कार के डिस्टेंस का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आती है, वो वेलोसिटी आती है, ठीक है। और फाइंड द एक्सेलरेशन, तो जो डेरिवेटिव आ गया है वो क्या आएगा, वो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे। दोबारा जो वेलोसिटी फंक्शन आपका आ गया, यानी कि यहाँ पे देखें दो पॉइंट है, डिस्टेंस का आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी का जो फंक्शन आएगा उसका तब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। और उनकी वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे दोनों की, टी इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी के फंक्शन में टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के जो जवाब है फंक्शन का उसमें टी इज इक्वल टू 2, तो ये सी पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सिंपली आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से ये फंक्शन जो है पूछे जाएंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि ये डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव लेते कैसे हैं उसके लिए ज़रूरी है ये आपको रूल्स जो हैं ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो है, ठीक है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले ये आपको जुबानी देखिए, ये आपके पास आउट आउटपुट वेरिएबल है, ये आपके पास इनपुट है, ठीक है। इनपुट में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी भी लिखा जाता है और वाई इज इक्वल टू सी भी लिखा जाता है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, ये क्या है, रूल्स के नेम है, ये फंक्शन है, और इन फंक्शन के ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तीसरा कॉलम जो y इज इक्वल टू सी को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। एक अमाउंट कांस्टेंट है, ठीक, उसमें क्या चेंज आएगा, नो चेंज, तो इसलिए
क्योंकि डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। तो जब उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें नो चेंज है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो डेरिवेटिव आने का क्या मतलब है, नो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अगर ये y की क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इस फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फंक्शन की फॉर्म में क्या होगा, फंक्शन को आप लिखेंगे एफ ऑफ प्राइम एक्स। तो यहाँ आपने जब y को लिखा है तो ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो फंक्शन होगा तो आप उस लोगों को एफ ऑफ प्राइम एक्स। तो एफ ऑफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं हम, ठीक है। ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है, ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव, आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव लेना उसी तरह ही है, डी वाई बाई डी एक्स इधर करेंगे, सी का डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, उसी तरह। अब अगर इसी तरह आपके पास जो आउटपुट आउटपुट फंक्शन है और ये आपका इनपुट फंक्शन है ना, ठीक है, इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है और इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे देखें कांस्टेंट अकेला पड़ा था, ठीक है, अकेला कांस्टेंट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सी कांस्टेंट है, जब आप इस तरह से इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होएगा, इस फंक्शन, जो फंक्शन है उस पर डेरिवेटिव आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो उसी तरह साथ मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि कांस्टेंट बाहर होके डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रखना है आप। आइडेंटिटी रूल क्या कहता है जी, अगर आपके पास जो है y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। ये एक्चुअली जो अमाउंट है ना डी एक्स, ये आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y की तरफ भी अप्लाई कर दी और x की तरफ भी अप्लाई कर दी, तो डी एक्स ओवर डी एक्स वो कैंसिल होके वन बन गया, ठीक है। तो वन का मतलब है ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, एक जैसी चेंज चलती आ रही है, सही। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रूल। नेक्स्ट जो मोर इम्पोर्टेंट है, पावर रूल, ठीक है, पावर रूल। ये पावर रूल है, पावर रूल अगर आप ये वाला पढ़ेंगे तो ये आपको ये इसी में कवर हो जाएगा ये। सपोज एक फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, पावर रूल क्या है, ये जनरल रूल लिखा हुआ है। जनरल रूल क्या है कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी पावर पी है, वो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पावर पी, यानी कि किस हालत में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई फंक्शन ऐसा, ये जैसे ऐसे, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, पावर उसकी है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी पावर है, ये फंक्शन है, उसकी पावर है, फंक्शन है, वेरिएबल की पावर बनी हुई है ना, वेरिएबल की पावर की कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर की कांस्ट, वेरिएबल ये इस तरह से बयान कर दें, तो इस तरह से फंक्शन दिया जाएगा। तो जनरल फंक्शन उसका तरीकाकार क्या है कि जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू जो इस फंक्शन का इनपुट वेरिएबल है एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अब ये क्या तरीकाकार है कि पावर नीचे, पावर में से एक कम, ठीक है, पावर आपने नीचे उतारी और पावर में से एक कम कर दिया, ये बाई आप कह लें रूल है इसका कि इस तरह से करना है आपने। और पावर के अंदर जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर रूल को आपने जरा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये रूल है, ठीक है। इसको आपने देखें कैसे मैं इसको हुआ एक्सप्लेन इसको किया है कि पावर नीचे, पावर में से एक कम, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाले फंक्शन जो पावर के अंदर फंक्शन बच गए उसका दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स करके डेरिवेटिव लिया, तो वो एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेके ये साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कहलाएगी, ठीक है, इस इक्वेशन की डेरिवेटिव कहलाएगी। इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे अगला रूल पढ़ते हैं। जैसे ही है, by using power rule find the derivative of the function with respect to involved independent variable, वो जाहिर है जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके विद रिस्पेक्ट हम लेंगे, ठीक है, उसके alternative। जैसे पहला है y is equal to xp, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है, जो भी इनपुट वेरिएबल है वो बाय यूजिंग पावर रूल। अब इसमें जो कि पावर रूल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वेरिएबल की ऊपर एक पावर है, ठीक है। तो पावर रूल क्या कहते हैं, आप सबसे पहले आप कहेंगे जी टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन वन मान के, अब डेरिवेटिव का मतलब है डी वाई बाय
डी एक्स आपने लेना है बोथ साइड पे। वाई के पे भी अप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, और जो भी एक्सप्रेशन है उस पर भी डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब पावर रूल ये कहता है, अभी हमने पढ़ा कि पावर 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 नीचे, पावर में से एक कम, ठीक है। और अंदर वाली वैल्यू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन में क्या बचा, एक्स, ओनली एक्स बचा, ठीक है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स वो वन हो जाएगा। भी हमने कहा कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ये देखिए, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ फिर वन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसलिए लगाया नहीं साथ, ठीक है। पावर नीचे, पावर में से एक कम, और इनर फंक्शन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 - 1 4 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगला देखिए, x - 5/2, जो भी पावर है इससे घबराना नहीं है। आपने को पता चल गया कि वेरिएबल पे पावर आई हुई है, तो पावर रूल अप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव लेते हुए। तो आप देखिए वही आपने किया, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या किया, तो डेरिवेटिव का मतलब डी ऑफ बाय डी एक्स, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, वाई पे भी अप्लाई कर दिया और इस एक्सप्रेशन पे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने से पहले आप देखें कि क्या है जी, एक्स की पावर है कुछ, एक्स की पावर है तो पावर रूल लगेगा ना। पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे और पावर में से एक कम, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन हो जाएगा, इसलिए साथ लगा नहीं होगा, ठीक है। -5/2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास -7/2 आ गया, -5/2 -7/2 डी वाई बाई डी एक्स। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब देखें साथ ही, अब कोई और करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है। बाकी भी इसी तरह सिमिलर है, आप इसको कर लेंगे। अब ये है y = 15th रूट ऑफ एक्स रेज, जो क्यूब है उसका 15th रूल लिया गया है। तो ये 15 साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ये रूट है। ये 15 एक्चुअली, ये लिखा 16 दिखने में आ रहा है, तो 15 है, ठीक है। सॉरी, ये काम जो है ये वाला, ठीक है। देखिए ये ऐसे है ये, तो ये नोट कर लें कि ये जो खाली अंडर रूट लिखा होता है ना, अगर आप इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये 1/2 लिखा जाएगा। और अगर ये थर्ड रूल लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। यानी कि 1/2 जो भी इस पे नंबर है वो उसका डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। ये 15 है तो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की 3 और 15/2। तो अब आपको पता चल गया कि ये है एक्स की वेरिएबल की क्या है, पावर ही है ना, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आपस में, ठीक है, सिंपल पावर रूल बना के। नहीं भी है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी वाई डी एक्स ले लिया ना, वाई पे अप्लाई कर दिया और इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन पे जाएगा तो x की 3/15, आपको पता है पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, वैसे पावर साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 45/2। अब ये सिंपल बन गया। अब ये पावर नीचे, पावर में से एक कम, ठीक है। और एक्स का डेरिवेटिव ना, अंदर एक्सप्रेशन, पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन बना वो एक्स ही रहा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, इसलिए साल लगा नहीं हुआ। तो ये आपके पास आंसर आ गया ये वाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ये वाला जो है लास्ट वाला जो, ठीक है, x + 5 पावर 3/2, ठीक है। ये इसमें वो आपको फंक्शन अप्लाई होता नजर आएगा कि ये वाला भी क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, y = 3x। अब देखना ये कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये पूरे के ऊपर पावर भी है 5/2। पहले हमने पावर रूल अप्लाई करना है, ठीक है, बाद में ये हमने यूज जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है जी, पावर नीचे, पावर में से क्या, हम अंदर वाले फंक्शन का, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने क्या किया, तो दोनों तरफ जो है वो डी वाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये क्या रूल कहता है जी, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx 3x, ठीक है, ये साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने 5/2 इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5/2 -1, वो 3/2 आ गया आपके पास। अब जब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव जो है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये क्या है,
वेरिएबल, आपको पता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है। अगर अकेला कांस्टेंट होता तो ये जीरो हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो 3 × 1 3 ही रहा, और 3 रहा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 15 बन गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह का, y = x + 5 3/2। ठीक है, अब आपने इसी पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, dy/dx। ठीक है, दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दिया आप, राइट। तो अब आप क्या करेंगे जी, पावर रूल अप्लाई करेंगे। आपको पता है ये पावर रूल है। पावर रूल में एक वेरिएबल की पावर है तो पहले पावर नीचे आई, पावर में से कम, और जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बाकी को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, 3/2 x + 5 3/-2 करके आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव लेते हुए आप क्या करेंगे, ये x + 5 है। ठीक है, तो जब प्लस या माइनस या की फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है, बाय डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव अलहदा अलहदा टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, अंदर अप्लाई कर दिया अलग अलग टर्म्स पे। तो अब देखें इस एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव क्या बना, वन बन गया ना, dx/dx कैंसिल होके वन बन गया। अब ये अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 1 + 0 1 बन गया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन 3/2 x + 5, और 3 - 2 क्या होता है, वन, इसलिए 1/2 लिखा गया। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल इस तरह से पावर रूल जो है वो अप्लाई हो गया। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब अगला रूल पढ़ते हैं। ठीक है, एक रूल पढ़ के हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिए। अगला है सम और डिफरेंस रूल, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे। सम और डिफरेंस रूल क्या कहता है, सम और डिफरेंस रूल जो है ये आपको क्या बता रहा है, देखिए ये आपके पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसमें दो एक्स के फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, दो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपली क्या होगा, ठीक है, पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, अगर ये माइनस में है तो पहली टर्म का डेरिवेटिव माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कोई नहीं, यानी कि वो डेरिवेटिव जो है वो अंदर हर टर्म पे अप्लाई हो जाएगा जहां जहां वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, इसी को हम देखते हैं, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो सम और डिफरेंस रूल जो है, ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस रूल। अब ये बाय यूजिंग ना भी लिखा हो तो आपको पता है कि कौन सा रूल अप्लाई होना है। ठीक है, फंक्शन खुद बता देगा। सपोज ये एक फंक्शन दिया हुआ है 3x² - 6x + 10। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपने क्या किया, बिल्कुल उसी तरह बेटा, आपने ये फंक्शन लिखा, आपने पता है डेरिवेटिव लेना है तो दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब जब फंक्शन पे डी और डी एक्स अप्लाई करते हैं तो वो प्राइम के फॉर्म में बन जाता है ना। अगर y पे y होता तो dy/dx, अब ये फंक्शन पे d/dx अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बन जाता है, वो प्राइम ऑफ x, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया गया। अब ये जो डेरिवेटिव है आपने अप्लाई करना है, इसके अंदर पूरी एक इक्वेशन है ना, पूरी इक्वेशन है ये वाली। तो अभी हमने सम और डिफरेंस रूल पढ़ा कि डेरिवेटिव क्या करता है, हर टर्म पे अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाए। ठीक है, अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये पहली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा 3x माइनस, दूसरी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा 6x प्लस, तीसरी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे फर्दर, अब इस पे डेरिवेटिव जो है फर्दर आगे, तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव वेरिएबल पे चला गया। ठीक है, माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आगे जाके हम इसका अब डेरिवेटिव लेने लगे। अब यार ये जो डेरिवेटिव है, अब देखिए ये फंक्शन वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की पावर है तो क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे फिर उसके साथ दोबारा dy/dx नहीं लिखेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अंदर वाली जो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन क्या है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा इसलिए लिखा नहीं साथ, माइनस ये इसका डेरिवेटिव जब लिया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, 10 का डेरिवेटिव क्या है, जीरो। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस प्राइम फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, जिस फंक्शन का सॉरी डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया, 6x - 6। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया।
इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वो पावर में बना है, यहाँ ऊपर करके जाएगा ना, ये उसकी पावर बनेगी। अगर सात फंक्शन में लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स को आपने पहले क्या किया, पावर की पोजीशन में लिख दिया, इसको आपने पावर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तमाम जहां जहां आपको एक्स नजर आया आपने उसकी पावर बनाना शुरू कर दी। देखिए अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ये एक्स नीचे है, इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो -1, तो अब ये एक्स जो है ये पावर की फॉर्म में लिखा जा चुका है, माम एक्स। अब आपने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है। उसी तरह डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे, ये y है तो dy/dx हो गया, इधर भी डी और डी एक्स अप्लाई हो जाएगा पूरे पे। ये पूरे पे जब अप्लाई होगा तो अब सम और डिफरेंस रूल के मुताबिक क्या होगा जी, डेरिवेटिव अंदर हर टर्म पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा, इस टर्म पे प्लस इस टर्म पे प्लस इस टर्म, ठीक है। पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई और तीसरी टर्म आ गई, ये आपके पास। अंदर आप देखेंगे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर हो गया डेरिवेटिव वेरिएबल पे, कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव वेरिएबल पे, ठीक है। स्टिल अब क्या किया, अब पावर रूल है, वेरिएबल की पावर है ना, पावर नीचे पावर में से कम, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसलिए साल लगानी हो 3। अब यहाँ पे आप देखें, पावर नीचे पावर में से कम, पावर जो मर्जी है, इससे नहीं घबराना आपने, रूल वही है, पावर नीचे पावर में से कम, ठीक है। इनर फंक्शन का, इनर फंक्शन एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0। अब आप देखें यहाँ माइनस जब आता है जरा चौकस हो जाना वहां से। ये कहेगी 4/2, एक्स 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचता है, ठीक है। माइनस ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और एक्स की -1 एक्स की प्लेस -2, ठीक है। अब इसको आप सिंपली अब ये लिख सकते हैं, ये सिंपलीफाई करना है, सिंपल 2 और 4 कैंसिल होके 2 रह गया, एक्स -1/2, 3 -x/2, और ये एक्स -1/2 है, इसको नीचे ले के जाएंगे प्लस एक्स की पावर 1 + 1/2 हो जाएगी, और उसको हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह 3 जो है ये ऊपर माइनस है तो नीचे जाके ये प्लस हो जाएगी, x² लिख सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था सम और डिफरेंस रूल, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन एक्स की फॉर्म में ही आपस में, ये भी कोई फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, ये भी कोई एक्स की फॉर्म में फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैसे लेंगे, ये सम की तरह नहीं है कि पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी का, इस तरह इधर भी यही हो जाएगा, पहली का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट रूल है। प्रोडक्ट रूल में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल में जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो इस ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऑफ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। बस ये रूल है कि आप क्या करेंगे, आप एट ए टाइम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाता है प्रोडक्ट रूल के लिए। तो इसके अब आप क्वेश्चन भी देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल के लिए, कैसे पता चलेंगे ये प्रोडक्ट रूल है, ये आप देखेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन से पहले अंदाजा लगाएं, देखिए ये भी एक एक्स का एक फंक्शन है, और ये भी एक एक्स का ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव अगर आपने पूछा गया तो आपने फौरन प्रोडक्ट रूल के बारे में सोचना है, ठीक है। लिखा हुआ ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ तो आपने असेस करना है खुद से। ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक एक्स का फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डेरिवेटिव का पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव का पूछा जाएगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें से हम कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे पहली जो है, ये प्रोडक्ट रूल का बता दिया आपने, क्या किया, इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। डेरिवेटिव अप्लाई किया dy/dx, और आपको पता है दूसरी तरफ भी आपने dy/dx पूरी एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर दिया। अब dy/dx के अंदर दो फंक्शन है ना, एक u(x) और v(x), जिस तरह हमने कहा था। अब इसमें क्या है, एक फंक्शन को फर्स्ट मान लें, दूसरे को सेकंड मान लें, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। पहले आप देखें उसको,
फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बाद में डेरिवेटिव लेना कैसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है अब उसको एज इट इज छोड़ना है, और जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब फर्दर क्या है, 4x³ + 8। अब ये डेरिवेटिव आपने आगे अप्लाई करना है। अब आपको पता है ये इक्वेशन है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस अंदर ये डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, क्योंकि ये 5 जो है वो ये कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बाहर आ गया, डेरिवेटिव एक्स पे अप्लाई हो गया, तो ये -2 का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरह ये डेरिवेटिव आपने इस पे भी अप्लाई किया, तो 4 लैदा हो गया और डेरिवेटिव चला गया एक्स पे, ठीक है, प्लस dy/, ये डेरिवेटिव ऑफ 8 यहाँ पे आ गया ये। अगले में आप देखें डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया आपने, 4x³ + 8 इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और dx ये आपके पास dx dx कैंसिल हो गए, 5 बचा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है, प्लस 5x ये एज इट इज लिखी थी, और इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, इसका में क्या होगा जी, पावर नीचे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, यानी कि 3 नीचे और x पावर में से एक कम करेंगे, x² बचेगा, ठीक है। और अंदर एक्सप्रेशन कुछ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है इसलिए लगा नहीं हुआ, तो एक्स dy/dx क्या है जी, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो ये आपके पास 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने उसको उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया। 4x³ + 8, 5 - 0 5 ही होता है, प्लस 5x - 2 और 4 × 3 12x² आपके पास ये वैल्यू बची, ठीक है। फर्दर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अंदर एक्स को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, 12 × 5 x हो जाएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x³ - 24x² हो, ठीक है, ये x और x³ बन गया, ये x² इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास है, ये x³ की फैमिली को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, ये 20 और ये 60, टोटल 80x³ हो गया, ठीक है, -20x² + 40, ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया। तो ये इसी तरह प्रोडक्ट रूल जो है वो आपने बाकी एक्सप्रेशन में भी अप्लाई कर लेना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखें क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आपको पता लगा कि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, अंदर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, आपको पता है ये एक्सप्रेशन है, उसकी पावर है, और पावर नीचे है, पावर में से ये कम, और अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव दिस वन, ठीक है। इसी तरह रेस्ट ऑफ फंक्शन आपके पास आ गया, पावर नीचे, पावर में से एक कम, अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब आपने x² - 1 इसका इसको सॉल्व कर लिया सिंपली, बस आप देखें इसको डेरिवेटिव को अंदर सॉल्व करके लेके जाएंगे तो ये 1 + 0 बन जाएगा ना, तो वो ये 1 + 0, ठीक है, और इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो 1 प्लस -0 बन जाएगा, तो 1 - 0 बन गया। बाकी आपके पास टर्मिनोलॉजी उसी तरह ये मल्टीप्लाई करके आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया, बस अल्लाह अल्लाह फैसला। अच्छा, अगला बेटा देखें रूल, जो कि है क्वेश्चन रूल, ठीक है, क्वेश्चन रूल। अब क्या होगा, जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे आपस में, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, दोनों की एक डिवीजन फॉर्म में लिखी जाएगी, एक ऊपर भी फंक्शन एक्स का होगा, नीचे भी फंक्शन एक्स का होगा, उसका फंक्शन का लेने का तेरा क्या तरीका होगा, कि उसको आप देखेंगे इस तरह किस तरह से याद रखेंगे, देखिए नीचे वाले फंक्शन, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देना है आपने, उसका स्क्वायर कर देना है, जो नीचे वाला फंक्शन ऊपर, अब नोमीटर में कैसे लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अच्छा इसको मैं नीचे वाला फंक्शन बोल रहा हूँ, इसको मैं ऊपर वाला फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस फार्मूले का है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखें ये ऊपर वाला फंक्शन है और ये नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, ये इस तरह से आपको इसको याद कर लेना फिंगर टिप्स पे, ठीक है। क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो आप उसको अगर सुनाना भी पड़े तो आप जुबानी सुना दें,
तो याद होगा तो फिर आपके पास आपको ये मसला नहीं करेगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब देखें ये वाला, ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और सॉरी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि ये क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अब चलिए, अब देखें, कोई एक फंक्शन करता हूँ मैं, जी ऑफ एक्स वाला, ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि दोनों रेशियो की फॉर्म में। अच्छा, इसको जरा ये कि आपने ख्याल रखना है इसका, कि जैसे जो है, मैं लिखूंगा एक्स प्लस 5, ये एक फंक्शन है। सपोज मैं कहूँगी वाई इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। मैं को इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव पे क्वोशंट रूल नहीं अप्लाई कर देना, राइट, क्योंकि आपके पास ये तो फंक्शन है एक्स का, नीचे कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है एक्स का, ठीक है। इस पे वो सिंपल डेरिवेटिव रूल अप्लाई होगा, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये पूरी रकम आ जाएगी ऐसे, ये पूरी एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये डेरिवेटिव जो है, ये कांस्टेंट है, 10 क्या है, कांस्टेंट है, 1/10, ठीक है, 1/10 बाहर आ जाएगा, 1/10 बाहर आ जाएगा, 1/10 को बाहर निकाल लें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी ओवर डी एक्स को अंदर अप्लाई कर दें, ठीक है, अंदर अप्लाई कर दें, डी एक्स डी अंदर अप्लाई करेंगे तो डी ओवर डी एक्स जो है, ये किस पे अप्लाई होगा, पहले एक्स पे अप्लाई होगा, प्लस डी ओवर डी एक्स जो है फिर 5 पे अप्लाई होगा, अंदर ये अप्लाई हो गया, ठीक है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गया, ठीक है, ऐसे, ये, तो ये इस तरह से ही होगा, ठीक है। अगर 1/10, आंसर इसका क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो 1/10 इसका आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे। तो इसको आपने क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई करना, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में आपके पास देखें, ऊपर नीचे दोनों एक्स की फॉर्म में वेरिए जो है वो फंक्शन होना चाहिए, मतलब वाई इज इक्वल टू, मैं कहूँ अगर ये हो है, सपोज एक्स प्लस 5 है, तो नीचे भी कोई, अगर ये होता 10 प्लस एक्स, हाँ, अब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, अब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर भी एक्स का एक्सप्रेशन है और नीचे भी एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि क्लास में दिया था तो इस पे भी बच्चे जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा हो गया। अब देखिए, ये आपके पास जो है, ऊपर भी एक्स की का एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक्स का, और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। क्वोशंट रूल क्या करता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस फार्मूले का ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव जहां जहां है वहां उसी को सॉल्व करना है आप, रेस्ट ऑफ थिंग इज आर द सेम, एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र ऐसे ही रहेगा, x2 - 4। अब आप देखिए, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा, पावर नीचे 2x, पावर में से कम, और -5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2x इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, 2x - 0, x2 - 5 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जरा डायरेक्ट लें तो क्या आएगा, 2x + 0 आ जाएगा, 2x + 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, 2x आपने कॉमन निकाल लिया, और अंदर देखिए क्या फैमिली बची, x + 4 माइनस ये वाला, माइनस जब ये करेंगे x2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 बन गया, तो x2 और -x2 कैंसिल हो गया, 4 + 5 9 होएगा, 9 × 2 18x, ठीक है, ये x के साथ x है, 18x ओवर दिस, तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो गए। इस तरह बाकी क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। छोटा, अब नेक्स्ट जो रूल है, एक्सपेंशन रूल है, ठीक है। अब एक्सपेंशन रूल्स क्या कहते हैं ना,
ये लॉगरिथमिक रूल भी इसमें, ये भी एक्सपोनेंशियल रूल का ही एक, ये ही इसके इसकी एक स्पेशल शक्ल है। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट की पावर पे अभी तक आपने जो फंक्शन पढ़े हैं देखें, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा डिफरेंट आ गए हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब वो कांस्टेंट ए भी हो सकता है या कांस्टेंट ई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जनरल जो आपके पास जो है डेरिवेटिव, वो क्या होगा कि जो भी अगर आपके पास ये कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे? उसका डेरिवेटिव बाय रूल ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स, वो फंक्शन एज इट इज, पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, और जो भी कांस्टेंट है साथ, ए है तो ए आ जाएगा, ई है तो ई आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये जो ऊपर फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इंटर। ये एक रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो ये याद करने की फिर जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो वेरी सिंपल कि ये फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, उसमें आपने क्या होगा कि कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। वो कांस्टेंट मैंने कहा ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई एनी अदर और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ आप कहेंगे यहाँ तो एल एन नहीं लगा हुआ, क्योंकि एल एन अगर आप यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे ना, तो एल एन ई है, ई बन जाएगा ना। कांस्टेंट अगर ई है तो ए की जगह क्या आ जाएगा? ई, ई आ जाएगा। तो एल एन ई की वैल्यू वन होती है, एल एन वी की वैल्यू वन होती है, इसलिए ये रिड्यूस होके ये रह जाता है, ठीक है, रिड्यूस होके ये रह जाता है। अच्छा, इसको अब देख लेते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको पता चल गया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैसे पता चला? क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर, ये भी देखिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल है, ठीक है, उसकी पावर वेरिएबल। सही, तो आपको पता चल गया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्ट्रक्चर है। उसका डेरिवेटिव का तरीका क्या है? उसके डेरिवेटिव को आपको पता है कि फंक्शन होता है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखना था ना, वो मिस हो गया। वो क्या होगा जी? फंक्शन एज इट इज आ जाता है। और क्या होगा? लॉग ऑफ कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट, और उसकी जो पावर पे जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये है सिंपल। अगर सपोज ये है आपके पास ई एक्स, ई एक्स, अब ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा, ठीक है। और चूंकि एल एन ई वन होता है, और फिर आगे क्या है? इस फंक्शन का एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव वो वन है, इसलिए ई एक्स आ गया। सेकंड देखें आप, ये वाला, थर्ड वाला, y इज इक्वल टू ई माइनस फाइव एक्स। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपके पास है, आपने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, डेरिवेटिव वेरिएबल अप्लाई होगा। जब यहाँ पे अप्लाई हुआ तो आपको पता चला कि वेरिएबल ऊपर है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो वही रूल क्या होगा जी? एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, पूरा फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डैट फंक्शन माइनस फाइव का डेरिवेटिव आ जाएगा। जो भी ऊपर फंक्शन है उस पूरे का पूरा विद साइन के साथ उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो उसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो माइनस फाइव बाहर आ गया, डेरिवेटिव एक्स पे चला गया, एक्स पे डेरिवेटिव जाएगा तो वन बन जाएगा, तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई वन, माइनस फाइव हो गया ना, तो माइनस टेन आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने इसका कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे क्लास में भी कराया हुआ है। अब ये थोड़ा सा ये देख लेना जिसमें वो कांस्टेंट ई नहीं है, क्योंकि एल एन ई वन बन जाता है, इसलिए एल एन यहाँ इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरह। अब आपको पता है कि पूरा अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, वो फंक्शन पूरे का पूरा एज इट इज, और एल एन जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? ए है, एल एन ए आ गया, ठीक है, एल एन ए आ गया, और आगे क्या है? कांस्टेंट के ऊपर जो भी फंक्शन चल रहा है उसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ए एक्स एल एन ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फाइव, ठीक है, क्योंकि वन बन जाएगा, तो फाइव ए एक्स एल एन ए, और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या है? फाइव कांस्टेंट ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो आप डेरिवेटिव, अब यहाँ पे वेरिएबल डब्ल्यू है ना, तो आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लिया, जो भी इनपुट वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी वाई डी डब्ल्यू जब यहाँ अप्लाई किया, तो आपको बताया कि ये पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज, और एल एन क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? फाइव,
तो ln 5 हो गया। और आगे क्या है जी, उसके पूरे फंक्शन, जो ऊपर फंक्शन चल रहा है उसका डेरिवेटिव, ये ऊपर फंक्शन चल रहा है W² + 3W, तो डेरिवेटिव ऑफ W² + 3W। ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ वैल्यू इसी तरह लिखी, ये भी ln 5 ऐसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2W + 3 आ जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, तो ये आपके पास पावर नीचे, टू पावर में से कम, 2 - 1 1। ठीक है, 2W आ गया। और ये 3 बाहर आ गए, डेरिवेटिव जब W पे अप्लाई करेंगे तो dW/dW 1 हो जाएगा, तो ये 3 बन गया आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 2W + 3 माइनस, सॉरी, × 5W² + 3W मल्टीप्लाई बाई ln 5, ये आंसर आ गया। तो ये था एक्चुअली कांस्टेंट का आपने, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने कैसे डेरिवेटिव लेना है। तो ये बेटा सिंपल रूल्स हैं, कुछ रूल रह गए हैं बस, इंशाल्लाह वो भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अच्छा, आगे है। नेक्स्ट है जी चेन रूल। ठीक है, चेंज रूल क्या कहता है। अच्छा, ये बड़ा आप कह लें कि आपकी लेबर को कम करने के लिए रूल है। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक है, लेकिन चेंज रूल इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब ये क्या होगा कि ये आपका जो एक्स का फंक्शन है ना, वो उसके इनर एक और फंक्शन चल रहा होगा। ठीक है, उसके इनर भी एक फंक्शन चल रहा है, इनके फंक्शन के अंदर फंक्शन आप देखेंगे ना, उस आपके उसमें क्या कर सकते हैं आप, बजाय उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के लिए, जो इनर फंक्शन है ना उसको यू पुट कर लें, इनर फंक्शन को यू पुट कर लें, राइट। अब आपने जब यू पुट कर लिया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। अब इस जहाँ पे ये फिर ये इनर फंक्शन है, यहाँ पे जो g लिखा था, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, u। g यहाँ लिखा था तो इस इक्वेशन में आपके पास दोबारा लिखेंगे तो f(u) बन गया, क्योंकि g की जगह आपने क्या पुट कर दिया, u। जब आपने उसको अज्यूम किया तो उसमें उसको आपने इक्वेशन 1 बना दी, और उसको जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो उसको आपने इक्वेशन 2 बना दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अब बजाय हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लें, हम ये दो इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, दो इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब जब दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो एक्चुअली डायरेक्ट डेरिवेटिव dy/dx के बराबर आ जाएगा। कैसे, ये इस तरह से dy/dx के किसके बराबर होगा, आपने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और आपने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, जो भी इनपुट वेरिएबल उसके विद रिस्पेक्ट लेना ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया और इसका विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लिया, तो रिजल्टिंग डेरिवेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली dy/dx ही बनेगा आपका। तो आप देखें यहाँ पे भी आप du और यहाँ पे du, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास dy/dx। तो बजाय आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लें, आप क्या करें, छोटे छोटे फंक्शन में उसको पीस वाइज करके उसके रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्टिंग डेरिवेटिव, फाइनल डेरिवेटिव वही बनेगा अगर आप उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी लेबर को कम कर देता है। ठीक है, चेन रूल इसे कहते हैं, चेन रूल। और इसका क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आपको पता चलेगा कि चेन रूल का फंक्शनल फॉर्म इस तरह से कैसे पता चलेगी। ठीक है, जो भी कैसे आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि दो पावर जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की एक कंबाइंड पावर बन गई है, दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन रूल है, उनकी उनकी कंबाइंड पावर बन गई है, तो वहां आप चेंज रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक रूल जो है वो स्किप हो गया, लॉगरिथमिक रूल। ठीक है, इस पे मैं आता हूँ दोबारा। अब पहले मैं चेंज रूल का आपको समझा दूँ। अब आप देखें देखें ना, 3x + 7, ये पावर जो है 1/2। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू पावर रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, 1/2 पावर, नीचे पावर में से कम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ चेंज रूल अगर करना है तो आप क्या करेंगे, तो पावर के अंदर जो फंक्शन चल रहा है ना उसको यू पुट कर दें। तो ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, तो पावर के अंदर जो फंक्शन चल रहा है ना, वो उसको क्या आप कर दें, यू पुट कर दें। देखिए ये ऑलरेडी, इसको अगर आप डायरेक्ट
करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना थोड़ा सा। तो क्या किया, उसको आपने 3x+7, इसको आपने लिखा 1/2 के बराबर है, और इस फंक्शन में आपने u पुट कर दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। और इस u को आपने दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 2 बना दिया। दो इक्वेशन आ गई ना आपके पास। अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, और इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब देखें बाय इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू अगर आप u डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/du, और ये dy/du और 1/u⁻1/2, ठीक है। अब पावर नीचे पावर में से कम, ठीक है, वेरिएबल u है तो u आपके पास वेरिएबल है, तो पावर u के ऊपर पावर है, इसलिए पावर नीचे पावर में से कम, और u का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए यही आ गया। तो ये आपके पास dy/du का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी तरह आपने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया, वो क्या थी, μ = 3x+7, तो इसमें इनपुट वेरिएबल क्या है, x। तो आप विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये आ जाएगा du/dx, और d/dx पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो गया। पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई किया तो पहले टर्म पे प्लस, सेकंड टर्म पे वेरिएबल बाहर, सॉरी कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये आपके पास 1 बना, और 3 × 1 + 0, तो du/dx = 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास दोनों टर्म आ गई, dy/du, du/dx। और चेंज रूल क्या कहता है, चेंज रूल कहता है कि dy/dx अगर आपने निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, dy/du, du/dx। तो आपने यही किया, dy/du आपके पास क्या है, 1/2 -1/2, ठीक है, u⁻−1/2। du/dx आपके पास क्या है, 3, तो 3/2/u। देखिए आपका जो क्वेश्चन था या वो क्वेश्चन थी y और x की शक्ल में थी, आपका डेरिवेटिव जो है वो u की शक्ल में आ रहा है, तो लिहाजा आपने इसको x और y और x की फैमिली में ही रहने देना है ना। तो क्या करेंगे, इस u की वैल्यू दोबारा प्लग कर देंगे। तो ये आपके पास u की -1/2 है, तो u की वैल्यू है 3x+7, तो 3x+7 पुट कर दिया, तो रेस्ट जो है आपके पास वही बचा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो अब आप देखिए अगला एक्सप्रेशन जो है वो लास्ट वाला मैं करता हूँ, ये। तो आप देखिए इस पे अगर आपको पता है कि ये अंदर क्वेश्चन रूल है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें, लेकिन इसके ऊपर भी एक पावर चल गई ना, तो पहले पावर रूल अप्लाई का इस्तेमाल होगा अगर आप डायरेक्ट इसको करेंगे। तो बेहतर है आप इसका चेंज रूल अप्लाई कर लें। तो इसीलिए चेंज रूल आपने अप्लाई करना है कि पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको यू पुट कर ले, ठीक है, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको यू पुट कर लिया, ठीक है, उसको इक्वेशन 1 बना ली, और उस u को दोबारा आपने इस वैल्यू की जगह आपने उस u लगा दिया, तो वो इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, दूसरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन 2 को देखें, ये u है, तो विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u के ऊपर पावर है, पावर रूल लग गया, पावर में से नीचे पावर में से कम, ठीक है। और अंदर वाले एक्सप्रेशन जो है इनर फंक्शन का u डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए लगा नहीं हुआ, 3/2 - 1 1/2 आ गया, 3/2 ये आपके पास पावर ये बनी। इस तरह क्वेश्चन 1 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx, अब आपको पता है कि ये क्या है, dy/dx, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, राइट। तो जब अब क्या होगा जी, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ठीक है। अगली टर्म में आपने क्या किया, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 + 0 1 बन गया, 1 - 0 बन गया, 1 - 0 1 बन जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ वैल्यू वैसी आ गई आपके पास इसी तरह लिखी हुई, ठीक है। x - 3 इसको आपने सॉल्व कर लिया, माइनस को ओपन किया, तो ये आपके पास x x से कैंसिल हो गया, -8/x - 3 का स्क्वायर, ये आपके पास du/dx आ गया, dy और du भी आ गया, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास dy/dx डायरेक्टली आ जाएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है कि u की वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि आपका फंक्शन जो आंसर है वो y और x की फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो आपके पास जो है वो u की वैल्यू थी x+5 और x - 3, तो आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो u की वैल्यू आपने पुट कर दी x+5 x - 3, ये 1/2 पावर एज इट इज ही रही, ये -8/2 ये आपके पास आया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, ये x - 3 का स्क्वायर है, ये x - 3 ये पावर होल की पावर है,
फोर की पावर है तो ऊपर वाले की पावर लैदा कर सकते हैं, नीचे वाले की पावर लैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फैमिली है, इनको इकट्ठा करना है, इसलिए ऊपर वाले की पावर लैदा की, इस नीचे वाले की पावर, ये 1/2 पावर है, ये स्क्वेयर पावर है ना, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब दोनों ऐड 1/2 प्लस में उसको में 2 ऐड करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है ये फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, ये था आपके पास कि चेंज रूल जो है वो कैसे अप्लाई करना है बच्चे। लॉगरिथम रूल जो है ये भी है, मैं ये वाला डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपको क्या कहता है जी, रे एक सिंपल आपके पास जो फंक्शन है उसका लॉग लिया हुआ है, अगर ऑलरेडी लॉग है, लॉग में फंक्शन, यानी कि एक्स जो वेरिएबल है उसका लॉग लेके रिप्रेजेंट किया गया है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे ये था ये वाला। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब देखें, लॉग के अंदर कोई एक्स का फंक्शन चल रहा है, उससे पहले लॉग है। ठीक है, आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, लॉग का जो जो भी डेरिवेटिव आप जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/फंक्शन, लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा 1/फंक्शन, और फिर जो भी वो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूल है। ठीक है, लॉगरिथमिक रूल इसको कहते हैं। तो ये अगर आप इसका क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखें ना, 3 ln x, आपको बताइए ये ln x दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, फंक्शन में लॉग है। ठीक है, फंक्शन में लॉग है, बट ये इसका ख्याल रखना है, इसके फंक्शन में लॉग नहीं था, इसके डेरिवेटिव में लॉग आया था। ठीक है, तो ये फंक्शन जो दिया गया उसी में लॉग है, ये इसी में लॉग है। देखिए ये फंक्शन में लॉग आया हुआ है, लॉग 3x+4, फंक्शन में लॉग है, फंक्शन में लॉग है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा लॉगरिथमिक रूल अप्लाई होगा। कैसे? अब आपको बताया कि टेकिंग लॉगरिथमिक रूल क्या है जी, कि आपने अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, 1/फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये वाला। अब देखिए, अगर फंक्शन है 3 ln x, तो डेरिवेटिव जब लेंगे dy/dx फंक्शन के पे भी अप्लाई हो जाएगा, dy/dx इस पूरे एक्सप्रेशन में भी अप्लाई हो जाएगा। जब इस पे अप्लाई हो गया क्या बनेगा, प्राइम ऑफ f(x). ठीक है, ये इसका मतलब आपने डेरिवेटिव इसका ले लिया। जब इस पे जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव जो है एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले लॉग है ना, इसका मतलब लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इसमें फंक्शन क्या है, एक्स है ना, एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स, तो लॉग अब चलेंगे तो ये होगा 1/x, और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन में की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 3/x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दूसरे वाला 2 ln 3x+4, g(x) 2 ln 3x+4। तो अब जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, dy/dx, ये दोनों तरफ अप्लाई कर दी। अब आपको पता चल गया कि 2 बाहर आ गया कांस्टेंट का। अब आप देखिए ये जो ln है ये लॉग है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, इसके जिनके पूरे का ये बटे में चला जाएगा, 1/3x+4, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव 3x+4 का डेरिवेटिव। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया डेरिवेटिव कांस्टेंट पे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, 3 × 1, और 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, अकेला पड़ा हुआ था। तो ये आपके पास इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। तो ये बेटा इसका तरीकाकार है फंक्शन का लॉगरिथमिक वैल्यू का डेरिवेटिव लेने के लिए। तो ये आपको रूल जो है ये बाकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको रूल जो है वो ये जुबानी याद होंगे, तो फिर जो है वो ये आप इसको लिख के दीवार पे लगा लें और डेली इसको याद करें और जुबानी लिखें भी, तो फिर ये रूल जो आपको आसानी से याद रहेंगे। बेटा लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रूल जो है। अच्छा, अब ये जो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकन एक्स, सीकन एक्स, ठीक है, इनके डेरिवेटिव भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये जरा याद है। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स लिखा हो तो वहां सीकन स्क्वेयर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस को सीकन स्क्वेयर एक्स होता है।
डेरिवेटिव सीकन एक्स इंटू टेन एक्स, ये जबानी याद होनी चाहिए। डेरिवेटिव को सीकन एक्स क्या होता है, माइनस को सीकन एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ के साथ माइनस आ रहा है ना, कैसे याद रखना है किसके साथ माइनस लगाना है किसमें, जिसके डेरिवेटिव के अंदर सी आ रहा है, जिस फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसके डेरिवेटिव में, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं और वो फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, उसके साथ माइनस आएगा। देखिए कॉस के साथ सी है तो माइनस साइन एक्स, रिजल्टिंग वैल्यू के साथ माइनस आएगा। कॉट है, कॉट के साथ सी है तो माइनस आएगा, कोसिकेंट के साथ सी है तो माइनस आएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ वैसे ही है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये अगर डेरिवेटिव याद है तो आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फंक्शन है तो आपके लिए डेरिवेटिव लेने का कोई मसला ही नहीं है, आप उसको फौरन से उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे कि ये है, सॉरी, ये आपके पास है, फाइंड द डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स आ गया है तो इसका मतलब है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रूल जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है, फिर ये अप्लाई होगा। ठीक है, 2 sin x + 5, ये मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, dy बाई डी एक्स, क्योंकि इनपुट वेरिएबल क्या है x, dy बाई डी एक्स दोनों सम रूल के मुताबिक कांस्टेंट बाय डेरिवेटिव वेरिएबल पे, ठीक है, पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म का कांस्टेंट बाय डेरिवेटिव वेरिएबल, ठीक है। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया बस। अब आप देखें ये वाला वाई इज को एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स एज इट इज आ गया और डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x, पावर नीचे पावर में से एक है, तो एक्स एक्स के ऊपर पावर है, इसलिए पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर रूल अप्लाई करके आपके पास क्या गया, 2x बचा ना, 2x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स और एक्स के कॉज एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा अब आप देखिए ये वाला, 1 - cos x 1 + cos x पावर 1/2, ठीक। अब आपको पता है कि ये चेंज रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑलरेडी जो है क्वेश्चन रूल लगेगा और उसके ऊपर भी पावर चल रही है, तो आपने क्या किया, अंदर वाले फंक्शन को यू पुट कर लिए, अंदर वाले फंक्शन को यू पुट कर लिए, ठीक है, 1 कर लिए, और फिर इस यू को इस इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन 2 बना ली। अभी हमने चेंज रूल पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में को हमने जब ये जो क्वेश्चन है इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेंगे और इस क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखें यू का डेरिवेटिव जो है, इक्वेशन 2 का सॉरी डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू यू वो आया पावर नीचे पावर में से एक कम, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इक्वेशन 1 आपके पास ये है। अब आपके पास देखें ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो प्रोडक्ट सॉरी क्वोशिएंट रूल आ गया है ना। क्वोशिएंट रूल जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब जहां जहां डेरिवेटिव है वहां आपने सोचना है क्या, 1 + cos x डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इस डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर दिया, ये फार्मूले का माइनस एट इज 1 - cos x, ये डेरिवेटिव अंदर अप्लाई हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्या हुआ, ये पूरे का डिवाइडेड बाय बटा वही वही रकम 1 + cos x का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आएगा, आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 + cos x, 1 + cos x, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स आएगा ना, माइनस साइन एक्स, ये माइनस इस वैल्यू का, और ये माइनस डेरिवेटिव के साथ आएगा ना, माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगली जाके। अब ये माइनस आ गया, 1 - cos x, जीरो आ गया, और कॉस का डेरिवेटिव कहता है माइनस साइन एक्स। अब आप देखें यहाँ पे 1 + cos x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 - cos x और ये साइन एक्स आपके पास आ गया। अब आपके पास देखें साइन एक्स इधर भी है, साइन एक्स इधर भी है, आपने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 + cos x, 1 - cos x, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 sin x/1 + cos x का स्क्वेयर, ये आपके पास dy/u dx का आंसर आया अभी, ठीक है।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट, उसको अपने डी वाई बाई डी एक्स निकाले ना, तो नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी यू आपका ऊपर ये निकला था, ये आपने लगा दिया। डी यू ओवर डी एक्स आपका ये निकला, आपने ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यू की वैल्यू इंसर्ट की इसमें, वन माइनस यू का आपने क्या पुट किया था, दिस वन, ये वाली यू की वैल्यू थी, ये आपने दोबारा प्लग कर दी इसमें, और उसको फिर से सिंप्लीफाई करके आपने उसको लिख लिया, और आपके पास ये जो फाइनल रिजल्ट बेटा ये बना, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब बढ़ते हैं बेटा लास्ट जो है वो एप्लीकेशन की तरफ। अब आपको पता चल गया कि डेरिवेटिव जो है उनके सारे रूल्स आपने पढ़ लिए। अब इन फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा कि अब हम देखते हैं, ये एक फंक्शन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। टेम्परेचर, तो ये फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज मालूम करना है आपको। पता है रेट ऑफ चेंज किसी भी फंक्शन का आप कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएबल, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन था, आपने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएबल टी, टी दोनों तरफ अप्लाई कर दिए। डेरिवेटिव आपको पता है कैसे ले रहे हैं, पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव माइनस तीसरी टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव जीरो, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी सिर्फ फाइव बचेगा, और ये पावर नीचे पावर में से एक कम, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये बना। अब उसने आगे का पूछा हुआ था कि एट टी इज इक्वल टू थ्री, जब आपने डेरिवेटिव ले लिया है तो आपके पास फंक्शन ये बचा, इस डेरिवेटिव फंक्शन में आपने टी इज इक्वल टू थ्री पुट करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी जहाँ पे टी है वहां पे क्या आप पुट कर देंगे, थ्री, जहां जहां आपको टी मिलेगा। ये आपके पास थ्री पुट किया, थ्री सिक्स हो गया, और फाइव माइनस सिक्स जो है वो वन आना है यहाँ पे, ठीक है। ये गलती से सिक्स लिखा गया, ठीक है, तो उसको आपने सही कर लेना, ये माइनस वन बचेगा, माइनस वन बचेगा। और आगे देखें, a population of specific model by the function this population at time t is nears, find the rate of change of the population at time t, ठीक है। रेट ऑफ चेंज आपने मालूम करना है, आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने, सिंपल। अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अब आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन जो है, जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर हो गया, और डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई हो गया। अब ये जो डेरिवेटिव जो है, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो क्या होता है, एज इट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है ना, उस फंक्शन का डी वाई डी टू जो भी ऊपर फंक्शन है उसका, वो साथ एल एन ई आएगा ना, एल एन ई चूंकि वन होता है इसलिए लगा नहीं, ठीक है। अब ये एज इट इज आ गया, और इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी ये वन बना, ठीक है। और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने पॉपुलेशन फंक्शन पे की वैल्यू भी पूछी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज आपने मालूम कर लिया, तो आफ्टर 10 ईयर टी आपके पास टाइम है, तो 10 ईयर यहाँ पे जो टी जो है वो आपने 10 पुट कर दिया ना, 10 पुट करेंगे इस डेरिवेटिव फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में नहीं, डेरिवेटिव फंक्शन में आप रेट ऑफ चेंज वाले फंक्शन में टी इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि 82.44 इंडिविजुअल्स पर ईयर, ठीक है। ये रेट आपको बता रहा है कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, पर ईयर आफ्टर 10 ईयर। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर जो है वो रेट ऑफ चेंज ये आ, आपके पास आया है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा देखेंगे क्या है, द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज गिवन बाय कॉस्ट यू, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज होता है फंक्शन का, तो ये इस फंक्शन का आपने क्या लेना है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है, और उसमें डेरिवेटिव फंक्शन में आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 100 पुट कर देना है, ठीक है। देखें वही वही काम हुआ हुआ है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, और डेरिवेटिव लिया, ठीक है, जो सिंपल डेरिवेटिव आपको पता है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अंदर सम रूल अप्लाई हो गया, हर टर्म का डेरिवेटिव लहदा लहदा ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर, डेरिवेटिव वेरिएबल पे, ये वेरिएबल की पावर पावर है इसलिए पावर रूल आ गया, पावर नीचे पावर में से कम, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गई, इनकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। इसमें एक्स इक्वल टू 100 पुट करेंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट जो है एक्स इक्वल टू 100 पे आ जाएगी 220, ठीक है जस्ट। अब तीसरा बेटा क्वेश्चन देखें ये पे,
कार डिस्टेंस पॉइंट फॉर स्टार्टिंग इज गिवन बाय, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, ये डिस्टेंस दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन बता दी जाए, ये फंक्शन दे दिया गया। और कहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। अब का वेलोसिटी आपने कैसे मालूम करनी है कि जो भी डिस्टेंस फंक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट वाला फंक्शन, पोजीशन वाला फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्चुअली वो वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये आपको डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है, तो डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस या पोजीशन फंक्शन जो है वो वेलोसिटी होता है। तो आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, अंदर फंक्शन अप्लाई करके, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ये है वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे उसने पूछा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, जी वेलोसिटी निकली है ना, जो वेलोसिटी निकली है, वेलोसिटी, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो आपने निकला है वो ये निकला 30t² - 12t+4। इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, उसी तरह जिस तरह आपने पहले डेरिवेटिव अप्लाई किया है, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब ये आ गई एक्सेलरेशन और ये आ गई वेलोसिटी। तीसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 2। तो वेलोसिटी के फंक्शन में, ये जो वेलोसिटी का फंक्शन है, यहाँ भी टी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 पुट कर दे, एक्सेलरेशन फंक्शन में जहाँ टी है वहाँ 2 पुट कर दे। तो ये थर्ड पार्ट में ये पार्ट किया हुआ है, ठीक है। इस वेलोसिटी में टी एच को 2 पुट किया और फिर एक्सेलरेशन में t = 2 पुट किया, सॉल्व करके इसके आंसर निकाल लिए। तो दिस इज एक्चुअली दी होल चैप्टर ऑफ द डेरिवेटिव, और इतना ही मेरा ख्याल काफ़ी है, इसकी मज़ीद से मज़ीद प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप देखें, ये सारे के सारे हो जाएंगे। पहले जो 13 क्वेश्चन है वही काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको कर लें। इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर ये बनता है 4। और अभी मैं आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो नोट करवा देता हूँ, या मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको, बल्कि 15 तक भी ले जाएं। वैसे तो सारे का आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितनी प्रैक्टिस कर ले उतनी कम है। लेकिन फिर भी जिसने मिनिमम आप इसके 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे टॉपिक वो कवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये है पेज जो है वो 204, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ठीक है। बुक कौन सी है, क्वांटिटी रीजनिंग 2 और एडीपी एंड बीएस, वैसे डॉक्टर रेहान शिवानी। ये बुक आपने मुझसे इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा, ये माना, अल्लाह हाफिज़।